तारीख भी थी, बताइए क्या क्या उपलब्धियां हैं अभी तक, किधर जा रहा है आंदोलन? देखिए, आज हमारी जो तारीख थी 47 दिन नहीं 1947 दिन भी हो जाएंगे तब भी हम लोग उठेंगे नहीं। और ये न्याय की जंग है, मनुवाद और अम्बेडकरवाद की जंग है। इसमें जब तक अम्बेडकरवाद नहीं जीतेगा हम लोग डटे रहेंगे। आज हमने जो मुख्य रूप से अदालत के सामने अपनी बात रखी वो ये रखी, और जज साहब ने भी काफ़ी हद तक हमसे कन्विंस हुए कि दिल्ली पुलिस की सारी इन्वेस्टिगेशन 3 आईओ बदल गए, और हर एक चार्जशीट सारी इन्वेस्टिगेशन हमने ये आर्ग्यू की कि ये पास होके आती है कमिश्नर लेवल से, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लेवल से। हर एक इन्वेस्टिगेशन SC/ST एक्ट में डॉक्टर रितु की भी हर इन्वेस्टिगेशन ना सिर्फ DCP साहब के पास से बल्कि कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास से, कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब के पास से क्लियर होके फाइल होती है। और उसमें यह साफ नजर आ रहा है कि पुलिस के आईओ साहब ने और दूसरे अधिकारियों ने पूरी ताकत इस बात की लगाई है कि किस प्रकार से सविता रॉय साहिबा को, रजिस्ट्रार साहब जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के गुप्ता जी, वाइस चांसलर साहब, रजनी अब्बी साहब जो हैं, साहिबा जो हैं, जो प्रॉक्टर हैं, और जो डीन ऑफ कॉलेजेस हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है, ये सभी लोग जो हैं, बलराम पानी साहब और दौलत राम कॉलेज के चेयरमैन साहब मुकुल गुप्ता साहब, और 5 उनकी जो प्रोफेसर्स हैं, उन लोगों को कैसे बचाया जाए, कैसे सबूत मिटाए जाएं, कैसे डॉक्टर रितु को डराया जाए, धमकाया जाए, इनके ऊपर हमले कराए जाए, इसमें दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो शामिल हैं। ये बहस हमने की, और इसमें कमिश्नर साहब के बगैर पत्ता भी पर नहीं मार सकता, ये हमने बहस की। तो जज साहब ने भी बहुत सारे सवाल पूछे जिसका जवाब ना तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब दे पाए, जिसका जवाब ना आईओ साहिबा दे पाई। उन्होंने तो ये तक कहा कि हमें ये बहुत सारी बातें पता ही नहीं है, मुझे तो वो पता है जो मैंने अपनी चार्जशीट में किया है, उससे पहले क्या हुआ है मुझे कुछ पता ही नहीं है। डॉक्टर रितु को सुरक्षा दिलाने के मामले में भी उन्होंने कहा कि मैं सुरक्षा उनको नहीं दिला पाई। कोर्ट ने उन्हें एक तरीके से फटकार भी लगाई है कि डॉक्टर रितु को आईओ साहिबा जो है डराना और धमकाना बंद करें। जो उन्होंने नोटिस दिए हैं जिसमें ये केस में अपनी शिकायत लेके गई थी कि मुझे वाइस चांसलर साहब ने और प्रॉक्टर साहिबा ने, रजनी अब्बी साहिबा ने हमला कराया है मेरे ऊपर, उसमें जो नोटिस दिया है वो ही धमकी भरे शब्दों में था। तो जज साहब ने भी फटकार लगाई आईओ साहिबा की कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, और उन्होंने अपनी गलती मान के कहा कि आगे से हम ख्याल रखेंगे। ये हुआ है। अब कोर्ट ने ये कहा है कि अगली डेट जो कि 7 नवंबर तय हुई है, उसमें सभी पुराने दोनों आईओ और सारे जो जितने भी हायर ऑफिसर्स हैं वो सब अपना इकट्ठा करके जवाब लाएंगे। लेकिन जज साहब ने भी आज बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जो इस बात को दर्शा रहे थे कि जज साहब को भी ये बात बहुत अजीब लग रही थी कि किस प्रकार से वो 35 बच्चे जो हैं उनको ढूंढने की कोशिश नहीं हुई। जो झूठे बच्चे क्रिएट किए गए थे, जो झूठे सिग्नेचर किए गए थे, उनको ढूंढने के लिए ना प्रिंसिपल को अरेस्ट किया गया, ना रजिस्ट्रार को अरेस्ट किया गया, ना उन 5 प्रोफेसर्स को अरेस्ट किया गया। ये एक बड़ा सवाल कोर्ट के सामने आया जिसका जवाब आज तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब और आईओ साहिबा कुछ दे नहीं पाए। सर, ये मामला पहले तो सीमित था, लेकिन अब ये देश भर में पूरा मामला पहुंच चुका है डॉक्टर रितु को न्याय दिलाने के लिए, तो क्या इसका भी कोई असर पड़ेगा सरकार पे? नहीं, देखिए, हम लोग बार बार मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ये कहते आए हैं कि ये लड़ाई जो हम जीतेंगे बहुजन समाज की, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज की, वो हम जब ही जीतेंगे जब 80% हम लोग सड़क पे आंदोलन करेंगे, मगर पीसफुल आंदोलन होना चाहिए। हर हालत में, हर कीमत पे आंदोलन पीसफुल होना चाहिए, एक बात। और दूसरा 20% हम कोर्ट की अदालत से लड़ाई जीतेंगे। तो उसी का कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आप लोगों को नजर आ रहा है कि आप पूरे देश में कह रहे हैं, मेरे ख्याल से देश से बाहर भी जितनी सपोर्ट अम्बेडकरवादियों की पूरी दुनिया से मिल रही है, और वो भी हम लोग स्वयं, डॉक्टर रितु, हम और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की टीम जो है, डॉक्टर रितु खुद पंजाब की कन्वीनर हैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की। हम लोगों को, आप सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखो, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी उस तरीके से हमें सपोर्ट नहीं कर रही, ये ऑर्गेनिक आंदोलन है, स्वयं जो जमीन से फूट के ऊपर निकल रहा है, और उसकी इतनी बड़ी सपोर्ट होना, मैं समझता हूँ ये अनप्रेसिडेंटेड है। और ये उस तरीके से जैसे CA NRC के प्रोटेस्ट हुए थे बगैर किसी आउटसाइड सपोर्ट के, और डिस्पाइट पूरी ताकत लगी हुई है सरकार की भी, पुलिस की भी, प्रशासन की भी, यूनिवर्सिटी की भी,
और आरएसएस और मनुवादियों के आतंकवादियों की भी, कि किसी तरीके से हमारी आवाज को दबा दिया जाए, हमारे बीच में आपस में डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए जाएं, हमला कर दिया जाए। डॉक्टर रितु को यहाँ से किडनैप करने के लिए भी एक बार बड़ी 7-8 लोगों की गुंडों की गाड़ी आई थी, बहुत मुश्किल से वो बची। ये सब हथकंडे वो अपना रहे हैं। पर सर जितना ज्यादा लंबा आंदोलन चलता है आपको नहीं लगा उतना ज्यादा कमजोर होता चला जाएगा आंदोलन? ये तो आप बताइए कि कमजोर हो रहा है जैसे जैसे समय जा रहा है और मजबूत हो रहा है। अभी तो आपने स्वयं ही फरमाया कि 47 दिन हो गए और ये देश का एक बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है। तो आप खुद देख लीजिए ना, बात यही है। अगर हम लोगों 47 दिन में कोई रिजल्ट अभी तक नहीं निकल पाया, हमारा रिजल्ट क्या है? हमारा रिजल्ट है बहुजन समाज के लोगों में, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना कि ये रास्ता है आंदोलन के जरिए और कोर्ट के जरिए मिक्सचर करके, ये रास्ता है। आपकी कोई भी मांग पूरी होगी वो अवेयरनेस। और पहले रोना नहीं है, रुलाना है, डरना नहीं, डराना है, नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, और घर घर संविधान, संविधान से हर समाधान, इज्जत और इंसाफ की लड़ाई हो रही है। तो उसके लिए आप देख रहे हैं कितने लोग जुड़ रहे हैं। कोई डॉक्टर रितु को नौकरी चाहिए, डॉक्टर रितु को नौकरी तो अभी 5 मिनट में मिल जाएगी। डॉक्टर रितु को नहीं, डॉक्टर रितु को ये भी ऑफर की जा रही है कि आप अपने 10-15 लोग बता दो, हम आपसे बगैर रिश्वत लिए, आमतौर पे आरएसएस वाले रिश्वत लेके अपॉइंट कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं 10-15 लोग भी दे दो, हम बिना रिश्वत के लगा देंगे। और डॉक्टर रितु कह रही है नहीं, मुझे उन 10-15 लाख टीचर्स की नौकरियां चाहिए जिनको NFS के जरिए हटाया गया है, जिनको बैकलॉग जो खाली पड़े हैं, वो बैकलॉग कहाँ है? ये 10-15 लोगों की रिश्वत, ये मेरी अपनी नौकरी की रिश्वत अपने घर में रखो, ये डॉक्टर रितु बोल रही है। तो मैं ये समझता हूँ ये आंदोलन बहुत सफलता से चल रहा है और जैसे जैसे टाइम जाएगा ये अपनी असली मंजिल को जरूर पहुंचेगा। अम्बेडकरवाद जीतेगा, मनुवाद हारेगा। सर जैसे आपने कहा कि राजनीतिक पार्टियां जो समर्थन दे रही हैं उस लेवल से नहीं दे रही, लेकिन हमने देखा राजनीतिक पार्टियों के झंडे भी आप जैसे मार्च निकालते हैं, तो कहीं इसका राजनीतिकरण तो ना हो जाए आंदोलन का? इसका भी आपको कहीं ना कहीं खतरा, डर है क्या? हम सबसे बड़ी राजनीति कर रहे हैं देश की, हमसे बड़ी राजनीति कोई कर ही नहीं रहा। सरकार को एक मौका मिल जाएगा ना, तो देखिए ना, देखिए हम ये आरएसएस और मनुवादियों के, हमने, आप लोगों ने हमें दूसरे लोगों की तरह समझ रखा है, जो कोई वो अपना झूठा बहाना क्रिएट करेंगे और हम उससे डर के बैकफुट पे चले जाएंगे। हम वो कुछ भी बोल लें, हमें आतंकवादी बोल लें, हमें देशद्रोही बोल लें। अब जिसको आतंकवादी, आरएसएस और बीजेपी के लोग तो ज्यादातर आतंकवादी हैं ही, देशद्रोही हैं ही। अब अगर कोई आतंकवादी किसी को आतंकवादी बोलता है तो वो इस बात का सर्टिफिकेट होता है कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं। वो जितनी उनकी ताकत है ना, जितनी ताकत है सब लगा लें, यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राजनीतिकरण बोले या ना राजनीतिकरण बोले, हम तो कह ही रहे हैं, हम ये मानते हैं कि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के इस आंदोलन की वजह से और इससे पहले कोशिशों की वजह से आज बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां संविधान की बात कर रही है, संविधान को बचाने की। हमारे मिशन का नाम क्या है? मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन। आज बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां ये कह रही हैं कि जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आज बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं, आज बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं कि जो कास्ट बेस्ड सेंसस है वो होना चाहिए। तो ये आज से पहले तो नहीं हो रहा था। कुछ तो हम लोगों की, जो हम लोग मुट्ठी भर लोग काम कर रहे हैं और जिसकी संख्या बढ़ती जा रही है, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की कंट्रीब्यूशन है। अभी जनता को वो नजर नहीं आ रहा। हम ही देश की सबसे बड़ी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम ही आरएसएस, बीजेपी और आतंकवादी जो इनके संगठन है सारे, उसके खिलाफ एक मजबूत महाज हम तैयार कर रहे हैं कि ना हम दबेंगे, ना हम पीछे हटेंगे, हम इन मनुवादियों को पीछे हटाएंगे। तो हमसे थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन हम शायद दे पा रहे हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी, कि वो मजबूती के साथ आगे बढ़े और सारा बहुजन समाज एक प्लेटफॉर्म पे आए। हम तो कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं नहीं, लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में नॉन बीजेपी और नॉन आरएसएस कुछ अगर आपस में इख्तिलाफ हैं, कुछ आपस में डिफरेंसेस हैं, तो हम कोशिश करके वो दूर कराने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम नॉन पॉलिटिकल है। इसलिए हम बोलते हैं हम सबसे बड़ी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सर जिस पार्टी की तरफ इशारा है आप पर, कास्ट सेंसस की जो बात कर रहे हैं वो लोग, आपको नहीं लगता उनका एक छल भी हो सकता है? चुनाव है सर पर। देखिए, छल ना छल तो उस पर डिपेंड करता है कि हमारा नॉन पॉलिटिकल आंदोलन, जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल आंदोलन है, वो कितना मजबूत रहता है। आज कहने के लिए तो बोल रहे हैं ना, तो कल करना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर सत्ता में रहना है, ये हमारी सबसे बड़ी जीत है, तो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज की ही जिंदाबाद कहना है किसी भी पार्टी को अगर सत्ता में रहना है। जो अभी कास्ट सेंसस से निकल के आया है, उसमें क्या निकल के आया है? सबसे महत्वपूर्ण बात जो बहुत लोगों की नजर में नहीं आई, ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय,
और भूमिहार का टोटल किया जाए तो 12% आ रहा, तो बाकी सब हम 88% तो बिहार में ही है। तो आप ये बात समझ लीजिए, जो भी 88% की बात करेगा वही राज करेगा, और सिर्फ देश पे ही नहीं, किसी भी राज्य में, किसी भी पंचायत में, किसी भी कॉरपोरेशन में, किसी भी असेंबली में, और जब भी पार्लियामेंट बनेगी। राज तो फिर भी वही करेगा ना 12% वाला, 88% नहीं, तो नहीं। करेंगे ना। देखिए अब राज 88% वाला कहेगा, अब पिरामिड उल्टा होने वाला है। अब सबको, जो लोग नहीं कहते थे उनको कहना पड़ रहा है ना। 12% वाला कह रहा है ना कि मुझे वोट दो तब मैं जातीय जनगणना करवाऊंगा। देखिए कहना पड़ रहा है ना, हाँ। कहना पड़ रहा है ना, पहले तो कभी नहीं कहा। तो ये फर्स्ट स्टेप है। पहले वोट भी तो मांग रहे हैं ना। देखिए हमारी 2014 में सरकार बनाई है, तब हम जातीय जनगणना कराएंगे। देखिए आज से पहले इन सब लोगों ने वोट नहीं लिए, इन सब पॉलिटिकल पार्टीज ने वोट नहीं लिए, इस बात को बगैर कहे लिए है ना, हिंदुत्व के नाम पे लिए है ना वोट, भाई को भाई से लड़ा के, बहन को बहन से लड़वा के वोट लिए। अब वोट मांगने का जो एक तरीका है, उसमें आप इतना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट नहीं देख रहे। अब हिंदुत्व या हिंदुत्वा वो बहस बंद हो गई ना, अब जनेऊ की बहस बंद हो गई ना, अब असली मुद्दे आ गए हैं। ये हम समझते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कोई जाति पाति नहीं होती, गरीबी से बड़ी कोई जाति नहीं है देश में। हाँ, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि गरीबों में भी ज्यादा बड़े गरीब, ये 88% है। तो सबसे पहला नंबर किसका आना चाहिए? जो ज्यादा गरीब है ना, जो गरीब भी हैं और उनके साथ कास्ट का और दूसरे बर्डन भी हैं, जिनके ऊपर दूसरा वजन भी है, सिर्फ गरीबी का ही वजन नहीं है, उनके ऊपर एक और वजन कास्ट का भी है। तो उनका ख्याल पहले रखना चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी देखिए, वो तो जो उनको बोला जाता है वहां से, मोहन भागवत जी कुछ बोल देते हैं, कुछ वो बोलते रहते हैं, उनको कुछ खुद के तो विचार होते नहीं पर है। सर ये जातीय जनगणना तक सीमित नहीं रहेगा ना। अब आप लोग कह रहे हैं कि मर्सिडीज किस पे है, कितने फ्लैट है, कितने प्लॉट है, किस पे कितनी जमीन है, ये सब की बात कर रहे हैं ना आप लोग। तो नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं ना। कल मोदी जी के पास कितने पैसे थे, यही बता दो आप मुझे। फकीर है वो तो। नहीं, फकीर के पास तो एक मोटरसाइकिल भी नहीं थी ना। आज इतने पैसे कहाँ से आ गए? ये, और मोदी जी का तो सबसे छोटा एग्जाम्पल है, वो तो प्रधानमंत्री हैं, तो उनके पास तो पैसे तो क्या इसका भी ज्यादा बंटवारा करोगे आप लोग? करेंगे? मतलब आप हैरान हो रहे हो इस बात को। इसका तो सबसे पहला बंटवारा होगा। ये जो आरएसएस और मनुवादी कल को स्कूटर पे घूम रहे थे, झुग्गियों में रह रहे थे, छोटे छोटे मकानों में रह रहे थे, वो आज सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसेज बन गए उनके। वो सब हमारा तो है क्या ना, हम लोगों ने मेहनत से नौकरी में गए, मेहनत से नहीं, हमने सब कुछ किया। मेहनत से उन्होंने डकैतियां डाली हैं, मेहनत से उन्होंने चोरियां की हैं, मेहनत से उन्होंने अडानी जैसे लोग बनाए हैं। ये कौन सी मेहनत हुई? जो पिछले 9 साल में एक मोटरसाइकिल भी नहीं थी जिसके पास, वो मर्सिडीज आ गई। ऐसी कौन सी मेहनत है? चोरी की मेहनत नहीं चलेगी उनको सबको। ये सारी मर्सिडीज 12% विरोध में आ गए जातीय जनगणना के, खुलकर विरोध कर रहे हैं। ये देखिए लोग बिल्कुल करेंगे ही, वो तो शुरू से कर रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी जो भारत सरकार का स्टैंड था, क्या था? शुरू में मना करने का ही था ना। लेकिन हमें अपने लोगों से, 88% लोगों से ये कहना है कि आप कम से कम हमारी इतनी तो मदद करो, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की चिन्हित करके रखो। किसके पास स्कूटर था, किसके पास मर्सिडीज आ गई, किसके पास छोटा घर था, किसके पास बड़ी बिल्डिंग आ गई, किसके पास कोई धंधा नहीं था, आज वो बड़ा शेयर ब्रोकर बन गया। अडानी जी का एक उसने कोई वो खोल लिया। इसकी लिस्ट तो बना के रखो भाई बहनों। जैसे ही हम लोग थोड़ी सी और पावर में आएंगे, हम रातों रात वो वापस लेके अपने लोगों में बांटेंगे। सर इससे तो उथल पुथल मचेगी ना देश में। इससे स्टेबिलिटी आएगी, इससे स्टेबिलिटी आएगी। जब वेल्थ बढ़ती है ना, ये इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रूल है, जब वेल्थ जितनी फैलती है, कुछ लोगों के हाथ में रहती है तो उथल पुथल मचती है और उससे अफरा तफरी फैलती है, उससे पीस नहीं रहती। पीस आती है जस्टिस से। सर ये जो बात आप कह रहे हैं, यही बात है बीजेपी भी कह रही है कि रोहिणी कमीशन के अकॉर्डिंग जो है हम सर्वे कराएंगे। वो कहने पे मजबूर हो गए, यही तो मैं कह रहा हूँ। वो भी कहने पे मजबूर हो गए, लेकिन वो कह रहे हैं हम करेंगे। आप कह रहे हैं ना, रोहिणी कमीशन का जो है उनके हाथ में तो प्रधानमंत्री जी के हाथ में कलम है। प्रधानमंत्री जी से सिर्फ 5 मिनट के लिए कलम मेरे हाथ में दिलवा दो, मैं ऑर्डर कर दूंगा ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ऑर्डिनेंस पास करा दूंगा, उसके बाद होता रहेगा, पार्लियामेंट पास करती रहेगी। हम भी देखेंगे किस पार्लियामेंटेरियन की इतनी हिम्मत है कि वो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को मना कर देगा। हम भी देखें। मगर प्रधानमंत्री करना नहीं चाहते ना। मुझे बना दो, 5 मिनट के लिए उधार दिलवा दो आप, मैं बता रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा। मैं सारी इनकी प्रॉपर्टी, स्कूटर जो ओरिजिनल स्कूटर है ना, वो इनके हवाले करूंगा, मर्सिडीज अपने लोगों में बंटवा दूंगा। कलम तो चलानी है, सिर्फ वो इंसाफ की कलम होगी, अभी बेईमानी की कलम चलेगी। आपको लगता है आसानी से दे देंगे वो लोग? मैं आपको कह रहा हूँ 5 मिनट के लिए सिर्फ मोदी जी से उधार कलम दिलवा दो। 5 ही मिनट लगाऊंगा, 6ठा मिनट बिल्कुल नहीं चाहिए।
सारे बैकलॉग खत्म, सारा एनएफएस जो करेगा उसको SC/ST एक्ट लगा के जेल में भिजवाऊंगा। 5 मिनट के अंदर अंदर मेरा पूरा मसौदा तैयार है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, एक नोटशीट बनानी है बस। सर, कास्ट सेंसस के मुद्दे पर बीजेपी फंस गई है, क्या लगता है 2024 में क्या मुद्दा रहेगा, इससे क्या प्रभाव रहेगा? फंसने की शुरुआत हुई है, फंसना तो बाकी है अभी। ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये मैं आपको पिक्चर वो होगी जो ये सब मोटरसाइकिलों पे जिस पे थे पुरानी वाली राजदूत 20 साल वाली पुरानी, जब उस पे नजर आएंगे ये बहुत जल्दी। और जो इनकी मर्सिडीज और टोयोटा और BMW और फरारी में घूम रहे हैं ना, बड़े बड़े एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, देखते हैं उसमें हर बड़े एक्सीडेंट में RSS वाला ही कोई गाड़ी चला रहा होता है। जो बड़ी बड़ी फरारी मेबैक ये सब चला रहे हैं, ये सब लेके अपने लोगों को देनी है। आप लोग इस बार 2024 में इसका क्या असर देखेंगे आप? बीजेपी की जो राजनीति है हिंदुत्व की, वो टूट रही है लगता है। यही तो बता रहे हैं आपको। अब सबको रोहिणी कमीशन की बात करनी पड़ रही है, अब सबको कास्ट सेंसस की बात करनी पड़ रही है, तो ये टूट रही है। अब वही असली राजनीति होगी जो कि मंडल की राजनीति है, बाकी सब मिथ्या है, धोखा है, फ्रॉड है।